इस वक्त बिहार में सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है प्रशांत किशोर। वो एक पिछले 2 साल से अपनी एक यात्रा निकाले हुए हैं, जन सुराज यात्रा, गांव-गांव जा रहे हैं और वहाँ उनकी दिक्कतें क्या हैं, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, वहाँ के राजनीतिक जो दल हैं कैसे वो उनको निराश कर रहे हैं, कैसे प्रशांत किशोर जब आएंगे तो क्या कुछ बदलेंगे। अब कुल मिला के ये है कि 2 साल गांव-गांव, गली-गली टहलने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर को अपना एक राजनीतिक दल बनाएंगे। अब इसको लेकर भी अब आमतौर पर देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से जो मुख्य विपक्षी दल है वहाँ पर, उनकी तरफ से यही प्रतिक्रिया आती है कि भैया वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, पहले भी उनको बोला जाता रहा है। आपको याद होगा जब साल 2015 में नीतीश के साथ प्रशांत आए थे, इसके बाद आरजेडी और नीतीश ने मिलकर कैसे बीजेपी को हराया था। इसके बाद नीतीश बीजेपी के साथ भाग गए तो प्रशांत किशोर काफ़ी कुछ दिन तक थे। इसके बाद सीए का आंदोलन चला, उसी में कुछ उन्होंने चिट्ठीबाजी की। बाद में नीतीश ने एक बात बोली थी कि हमने उनको पार्टी में से लिए रखा था क्योंकि अमित शाह ने कहा था। इस तरह की सियासत वहाँ पर हो रही है और ख़ासतौर पर पुराने उनके बयान, फिर लोकसभा चुनाव में उनके प्रोडिक्शन जो काफ़ी गलत आए हैं। उससे पहले हिमाचल को लेकर उन्होंने प्रोडिक्शन किया था, वो भी गलत आया था। तो कुल मिला के ये है कि इस वक्त वो केंद्र में तो हैं, 2 तारीख को पार्टी बनाएंगे, क्या कुछ होने वाला है उनका। और प्रशांत किशोर को अगर आप देखें, उनकी पूरी रणनीति को देखें तो कई बड़ी बड़ी पार्टियों को उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जो आज वो कर रहे हैं वहाँ पर गांव-गांव जाकर जो अपनी जन सुराज यात्रा निकाले हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया था आंध्र प्रदेश में जब वाईएसआर कांग्रेस, जो जगन मोहन रेड्डी थे, अभी हार गए इस लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में साथ ही में चुनाव होता है उनके यहाँ। 10 साल सत्ता में रहे थे वो जगन मोहन रेड्डी, मतलब वो बहुत बड़ी यात्रा थी जगन मोहन रेड्डी की, गांव-गांव गए थे वो। इसके बाद परिवर्तन भी हुआ था, 10 साल कुल मिला के सत्ता में रहे। वही उन्होंने जो दूसरों को सेवाएं बताते रहे हैं, जो क्या बोलना चाहिए, क्या गांव में जाकर इनके मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, इनको समझना चाहिए। इसके बाद वो खुद अपने ऊपर वो अपना रहे हैं। हमारे साथ में मनोज वर्मा जी हैं, हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्यूरो प्रमुख हैं मध्य प्रदेश के और बिहार की सियासत पे ठीक ठाक नज़र रखते हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो उनका निर्णय है प्रशांत किशोर का, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अतीत में भी अगर देखें तो ऐसे कई सारे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, लेकिन वो राजनीति में उतना सफल नहीं हुए हैं। क्योंकि एक चुनाव लड़ाना और एक चुनाव लड़ना, दूसरा एक है जो उन्होंने एक बात की, वो कहने सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि वो 4.5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रहे हैं पंचायत से लेकर राज्य तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये बात आती है कि आपका चेहरा कौन होगा, तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अगर वो सरकार बनाएंगे तो चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान में चेहरे की एक बड़ी अपनी एक अहमियत है। ये चेहरा देके फ्लोटिंग जो वोटर होता है, कई बार वो आपको वोट करता है। क्योंकि जब वो सवाल आपसे पूछेंगे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वादा तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि मैं हर युवा को काम दूंगा, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करूंगा, सरकार बनी तो 2 घंटे के अंदर में शराबबंदी कर दूंगा, लेकिन वो करेगा कौन? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, इसका जवाब मुझे लगता है सबसे पहले प्रशांत किशोर को देना होगा। दूसरा एक अभी तक जो मैंने कहा कि वो जिनके लिए उन्होंने काम किया, जैसे नरेंद्र मोदी का चुनाव कैंपेन देखने का तो चर्चा में आया, तो नरेंद्र मोदी एक ब्रांड थे उस समय भी और आज भी हैं। ममता बनर्जी उस समय भी ब्रांड थी, कम्युनिस्टों के 3.5 दशक का शासन उखाड़ के फेंका था उन्होंने। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार एक ब्रांड हैं। वाईएसआर की जो आपने बात की जगन रेड्डी की, लेकिन आपको याद है, दर्शकों को भी याद होगा, उसके पहले जो उनके पिता थे वाईएसआर रेड्डी, उन्होंने पूरा आंध्र प्रदेश को साइकिल से नाप दिया था, जिसके बाद कांग्रेस वहाँ सत्ता में आ पाई थी और वो सत्ता लगातार 2 बार रही। ये एक बात हो कि फिर उनका हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। आप देखिए, अखिलेश और राहुल के लिए भी उन्होंने काम किया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो 2 लड़कों की जोड़ी खाट पे चर्चा चल नहीं पाई थी जो चाय पे चर्चा चली। लेकिन इतना तो तय है कि वो जिस एजेंडे के साथ बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लेकिन जो आपने भी जिक्र किया कि अभी तक वो हमलावर केवल आरजेडी और नीतीश कुमार के लिए है। वो बार बार कह रहे हैं कि अगर पिछली बार चिराग फैक्टर नहीं होता तो आरजेडी को 30 सीट मिलती। इस बार भी वो कह रहे हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार को अगर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 20 सीटों पर सिमट जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, वो भी बिहार जैसी जातिवादी राजनीति में, कि जहाँ पर
बीजेपी का हिंदुत्व फेल है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बीजेपी अपने दम पर 325 ले आती है, 73 लोकसभा सीटें ले आती है, दूसरी बार सरकार बना लेती है, तीसरी बार उतनी सफलता नहीं मिलती। लेकिन बिहार में बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ती है उतने बड़े काडर संसाधन के साथ, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाती है। नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी उनको हरा देती है। अभी भी बीजेपी की पूरी राजनीति और नीतीश के आसपास घूम रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी एक पावर में आ गई है अपने दम पर, बड़े भाई की भूमिका में आ गई। हरियाणा में अपने दम पे सरकार बना ली, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार में जाति की पेट इतनी गहरी है। तो क्या जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं जाति से हटकर शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, शराबबंदी की, वो बिहार की जनता को क्या वो कन्विंस कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि उन्होंने भी कहा 2 अक्टूबर को जब उनकी यात्रा जो वो पार्टी का लॉन्च कर देंगे, तो 3 अक्टूबर से वो फिर से पद यात्रा पे निकल जाएंगे। उसका उद्देश्य क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में फैसला होगा। तो ये बातें तो केजरीवाल भी करते थे दिल्ली में कि हम सामूहिक नेतृत्व में फैसला करेंगे, हम एक अच्छी सरकार देंगे। तो आप देखिए उनके नंबर 1, 2, 3 तीनों जेल में होकर आए हैं। अभी संजय कुमार को जमानत मिली है, अभी मनोज सिसोदिया अभी बाहर आए 17 महीने बाद। केजरीवाल खुद अंदर हैं। तमाम सारे उनके मंत्री अतीत में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए हैं, कुछ दंगे के आरोप में जेल में हैं। और कहा जा रहा है कि जो सामूहिक लीडरशिप की बात केजरीवाल करते थे वो खत्म हो गई है। एक आदमी इतना अड़ गया है कि वो जेल से सरकार चलाना चाह रहा। उनसे ज़्यादा नैतिकता तो लालू यादव में थी कि जब सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी चारा घोटाले में, तो उन्हें भले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया था। पड़ोस में झारखंड सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि पिछड़ा गरीब राज्य है। लेकिन जब हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी जांच होती है शुरू, तो वो गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा दे देते हैं, चप्पई सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये बात हो रहा है कि जेल से निकलते हैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण तो वो पेश करते हैं, लेकिन केजरीवाल वो भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर इस फार्मूले पर जाएंगे, या वाकई वो जो कह रहे हैं सामूहिक नेतृत्व में फैसला होगा? वो सामूहिक नेतृत्व करने वाले कौन चेहरे होंगे प्रशांत किशोर के अलावा? इसका खुलासा हम हो सकता है वो 2 अक्टूबर को इंतजार कर दें कि 8-10 लोगों की बॉडी है, ये सामूहिक नेतृत्व में फैसला लेगी, इनका फैसला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, या पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ रही तो क्या उस बात को तवज्जो देंगे वो पब्लिक ओपिनियन को? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब प्रशांत किशोर को देना है। जब भी हम लोग बात करते हैं, खासतौर पर जब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है, मतलब बहुत तेज़ी से जो इसका उभार हुआ है, अब पूरे देश में देखें तो 2 ही वोट बैंक हैं, एक तो बीजेपी के साथ है, दूसरा बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार में आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतना पिछड़ा राज्य है जब बीजेपी वो कारनामा नहीं कर पाई है? क्योंकि ये भी होता है बीजेपी के बारे में जब लोग बात करते हैं तो कुछ ही नेता हैं जो उनके कैडर के हैं, बाकी सम्राट चौधरी को बताइए प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, वो 50 पार्टी में तो रह चुके हैं। वो जब ये स्पेस जब बन रहा था, मतलब बहुत सारे लोग बीजेपी की वोट तो देते हैं, बीजेपी की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं बीजेपी वही रहे जो बीजेपी है, मतलब जो बीजेपी हम लोग जानते हैं, मतलब जो वोट तो उनको देना मजबूरी है, वोट तो देते ही हैं। अगर प्रशांत किशोर जो गांव-गांव जा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो इतने पढ़ाई लिखाई किए हैं, आपके परिवार में 5 लड़के हैं, विदेश चले गए हैं, विदेश क्या मतलब बाहर चले गए हैं दूसरे राज्य में, हम कुछ ऐसा करें, क्या ये उम्मीद जो है जिस तरह उनकी सभाओं में उमड़ रही है, क्या 10% वोट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए मुश्किल काम है। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह तो बहुत बड़े मास लीडर थे। आप उमा भारती का उदाहरण है मध्य प्रदेश में, मास लीडर थी बहुत बड़ी। कांग्रेस की 10 साल पुराने दिग्विजय सिंह शासन को हटा के 173 सीटें 230 में से जिताई थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी, कांग्रेस में तमाम बड़े अर्जुन सिंह हो, एनडी तिवारी हो, माधवराव सिंधिया हो, तमाम सारे बड़े नेताओं ने अपनी पार्टियां बनाई थी। तारिक अनवर की बात कर लें, शरद पवार देख लिए, जिस मूल विदेशी मूल पे वो अलग गए थे, सोनिया गांधी के साथ वो अब सरकार चलाई उन्होंने महाराष्ट्र में, केंद्र की राजनीति में मंत्री बने, उनका अभी उनके सहयोगी बने हुए हैं। और जो आपने किया एक तीसरा खेमा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी राजनीति ऐसी हो गई बायपोलर की, बीजेपी और कांग्रेस एनडीए। आप देखिए कि बीजू पटनायक बीच की राह में चलते थे, ममता बनर्जी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, वो अपनी सेपरेट राजनीति कभी कभी करती हैं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस का स्पेस हथियाया है, बीआरएस की बात कर लो, जगन रेड्डी की बात कर लो, तो ऐसे तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों में मजबूत रही हैं और जिन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया। लेकिन वो सुविधा के हिसाब से कि जगन रेड्डी को केंद्र से मदद चाहिए होती थी, वो बीजेपी के पाले में खड़े हो जाते थे। बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक थे वो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर, कि वो केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ कई बार उन्होंने उनके साथ जाकर समर्थन किया।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमने का जो 4.5 लाख वोटरों की बात कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं की कैडर की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो क्या वो 4.5 लोग इतने कैपेबल हो या तो बना दें कि एक उनका सदस्य जो पंचायत से लेकर पटना तक का होगा, वो एक आदमी अगर 10 वोट दिला देता है अगर, तो 4.5 लाख से 45 लाख वोट होता है, तो हो सकता है वो गेम चेंजर की भूमिका में आ जाए। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, राजस्थान में बीजेपी ने एक सर्वे कराया अभी पिछले महीने। बीजेपी ये दावा करती थी कि हमारे एक बूथ पे 10 यूथ हैं, हमारे त्रिदेव हैं, पन्ना प्रमुख है, अर्ध पन्ना प्रमुख हैं, लेकिन कई सारे बूथ ऐसे थे जहां बीजेपी को सिंगल वोट नहीं मिला है। तो अगर ये दावे कागजी मान लिए जाते तो कम से कम 10 से 15 वोट तो उनको मिलना था उस बूथ का, क्योंकि उनका ही कार्यकर्ता था उस बूथ पर कि त्रिदेव था, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख था, फिर उसके परिवार के लोग थे। तो जब उसका वोट नहीं मिला पार्टी को, तो फिर ऐसे में कैसे उम्मीद की जाएगी कि जो जन स्वराज के 4.5 लाख वॉलंटियर्स हैं वो सारे वोट देंगे, या वो उतनी बड़ी संख्या जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं वो वाकई में कागज पर रहेगी या नीचे आएगी। और एकदम से आप कोई सोचो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बने और उसको कोई वो चमत्कार कर दे, तो ऐसा बहुत रेयर केस में हम होता है कि बीआरएस ने लंबे समय कई सारी पार्टियों में रहकर संघर्ष किया, जब उन्होंने पार्टी बनाई, अलग आंध्र बना, तो उसका फायदा मिला। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जनसंघ के ज़माने से 56 से शुरू होने के बाद, जनता पार्टी में विलय के बाद जब टूटी, 80 में जब 6 अप्रैल 1980 को बम्बई में उसकी स्थापना हुई, तो आप देखिए 84 में 2 सीटें थी उनके पास, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी जो उनके उम्मीदवार थे उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को हराया था। उसके बाद उसका सफ़र 89 में हम देखें बढ़ते 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 एक स्थिति आई कि अटल जी जैसे लिबरल आदमी को प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब तक पार्टी ने 25 साल का सफ़र पूरा किया था। तो आज जो पार्टी हम देख रहे हैं वो उसी प्रयासों की देन है कि पार्टी लगातार ग्रोथ करती रही है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम कोई प्रशांत किशोर कोई चमत्कार कर दें या कोई ऐसी वेव पैदा कर दें, वो तो वेव आप 2-3 साल तक नहीं चला सकते हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, कि वेव आप 1 हफ्ते 15 दिन, आप भी नरसिम्हा राव का कि उनके वीपी सिंह का उदाहरण देख लीजिए, उतना बड़ा करप्शन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, लेकिन अपने दम पर वो भी सरकार नहीं बना पाए। एक ऐसी अजूबी सरकार बनी कि जिसको बीजेपी भी और कम्युनिस्ट भी समर्थन कर रहे थे। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं, 10-12% उनको वोट मिल जाता है, 2-4 सीटें भी मिल जाती हैं, आपको लगता है कि ये नुकसान किसका करने वाले हैं, बीजेपी का या इधर आरजेडी का? देखिए ये कहना जल्दबाजी हुआ, क्योंकि जो स्थापित पार्टियां हैं कि जो चिराग पासवान को आप देख लीजिए, 7% से वोट उनका शेयर कभी बढ़ा ही नहीं है। बीजेपी एक समय 15-17 वोट शेयर पर अटकी हुई थी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी जैसे भी हैं, वहाँ कई सारे, मुकेश सहनी की पार्टी भी है, वहाँ पे ओवैसी ने भी पूरा दम लगाया सीमांचल में, 4 विधायक जीते भी। तो सवाल ये है कि वो उनके वोटर कौन होगा ये पहले तय करेंगे प्रशांत किशोर, कि अगर वो पढ़ा लिखा है, जातिवाद को मानने वाला नहीं है, तो वो निश्चित तौर से बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अगर वो वोटर के साथ साथ ये तय करते हुए अगर वो उम्मीदवार किसको खड़ा करते हैं, क्योंकि ओवैसी पे आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, ये काम हम देख रहे हैं केजरीवाल ने गुजरात में बीजेपी के लिए किया कि ऐसी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। हो सकता है हरियाणा में यही काम केजरीवाल फिर से बीजेपी के लिए कर दें, हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव में, कि ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर दें जो कांग्रेस को नुकसान पहुँचाए। तो सवाल ये है कि वो उम्मीदवार कौन होगा, क्या वो कास्ट फैक्टर तय करके होगा, उस क्षेत्र का उसकी पकड़ क्या होगी, या वो जो बाकी पार्टियां करती रही हैं, बीजेपी जैसी पार्टी भी, कि जो नाराज हो गए या दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़ लाओ, अपने उस सीट पर चुनाव लड़ाओ, तो क्या वो ये सब पर जाएंगे या नए युवाओं को मौका देंगे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पर डिपेंड करेगा कि उनको वोट कितना मिलेगा और वोट कौन देगा। हाँ, तो